हाय बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ना शुरू करी थी। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस इंडिया में कैसे बनाए गए और एज ऑन डेट इन वोग जो सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एग्जिस्टेंस में हैं, इन सभी रेगुलेशंस के बारे में हमने पढ़ना शुरू करा था। इनफैक्ट हम डेफिनेशन वाला एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर भी चुके थे जो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में दी गई है, वेदर इट इज द कनेक्टेड पर्सन और द इनसाइडर और द इमीडिएट रिलेटिव और अ डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। ये सब डेफिनेशंस अपन ने पढ़ ली थी। आई एम ऑल्सो बिलीविंग कि आपने अपने लेवल पर भी इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो अब जो आपको अपने सामने दिख रहा है, जहां पर हमने लास्ट स्टॉप करा था अपने लेक्चर नंबर 2 को, वो था अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। और अब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक आखिरी डेफिनेशन यहां हमारी बची है बच्चों, और इसके बाद अपन अपने मेजर पॉइंट्स जो रेगुलेशन में दिए गए हैं उस पर आ जाएंगे। बट एक डेफिनेशन और है तो इसे भी हमें पढ़ना है। चलो आओ देखो क्या कहती है भाई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, क्योंकि अभी तक हर जगह हम बस यूपीएसआई 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 करते आ रहे हैं, है ना। इनसाइडर है, यूपीएसआई में ट्रेडिंग कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, अगर यूपीएसआई लीक हो रही है तो एक्चुअली ये यूपीएसआई होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। सी व्हाट्स देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन। इनसाइडर ट्रेडिंग में बच्चों अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसी कोई भी सूचना, एनी रिलेशन दैट एनी इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटिंग टू द कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी से जुड़ी है या उसकी सिक्योरिटीज से जुड़ी है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट से जुड़ी है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, और जो कि ना जनरली अवेलेबल नहीं है, यानी आम जनता को अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। इट्स नॉट जनरली एंड पब्लिकली अवेलेबल। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि विच अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल इज लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आम जनता में अभी तक गई नहीं है, इट्स नॉट जनरली अवेलेबल, और जब वो जाएगी, जब वो जनरली अवेलेबल होगी, तो इट इज गोइंग टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। मटेरियली अफेक्ट का मतलब क्या होगा मैम? तो मटेरियल इफेक्ट का मतलब होगा रिमार्केबल, और रिमार्केबल इफेक्ट का मतलब जिसे हम देख पा रहे हैं या जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, रिमार्केबल इफेक्ट होगा, मटेरियल इफेक्ट होगा कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइसेस पर। समझ रहे हैं इतना? ठीक है। एंड shall ordinarily include but not be restricted to following types of information, जिसमें सामान्य तौर पर ये नीचे दिए गए उदाहरण के तौर पर जो पॉइंट है ये इंक्लूड होंगे, पर सिर्फ इतने ही नहीं होंगे। हम जो लिख रहे हैं ना कि it shall include but not restricted to, यानी सिर्फ इतना ही नहीं होता यूपीएसआई, ये तो कुछ उदाहरण है, इसके अलावा भी हो सकता है और यूपीएसआई। ये तो सिर्फ उदाहरण है उस इंफॉर्मेशन का जो जब पब्लिक में जाएगी तो कंपनी की सिक्योरिटी के प्राइसेस पर एक मटेरियल इफेक्ट डालेगी। समझ रहे हैं? ठीक है। सो सीधी सी भाषा है भाई, यूपीएसआई यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी से जुड़ी है या उसकी सिक्योरिटीज से जुड़ी है, अब डायरेक्टली जुड़ी हो चाहे इनडायरेक्टली जुड़ी हो, और जो जनरली अवेलेबल नहीं है, और यदि जनरली अवेलेबल होगी तो इट इज गोइंग टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज। दैट्स इट, साधारण सी बात है। अब एग्जाम्पल क्या है इसके जो हमें यहां पर दिए गए, तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाहर होते हैं, आउट होते हैं, स्टॉक मार्केट में न्यूज जाती है, शेयर प्राइसेस घटने बढ़ने लगते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरा है तो उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, शेयर प्राइस बाजार में बढ़ जाता है। और जो यदि कभी कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड करा है या कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले साल के या क्वार्टर या 6 माही के कंपैरिजन में गिर गया है तो उसके शेयर प्राइसेस भी गिरने लग जाते हैं, उस पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। तो प्राइस इंपैक्ट आ रहा है ना, प्राइस इंपैक्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट बाहर जा रहे हैं, अच्छे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में
शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अच्छे नहीं है तो शेयर प्राइसेस घट रहे हैं, फिनेंशियल इंपैक्ट। ठीक है। दूसरा, डिविडेंड एंड इट्स डिक्लेरेशन। यदि कंपनी लाभांश घोषित करने वाली है, डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है भैया, तो जब ये सूचना बाजार में जाएगी, जैसे ये सूचना बाजार में जाएगी, डेफिनेटली शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। यदि कंपनी डिविडेंड दे रही है तो शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं। अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है कि भाई मान लो सपोज में 10 रुपया के शेयर पे कंपनी 5 रुपया डिविडेंड दे रही है, तो शेयर भाव और बढ़ जाएंगे। हर कोई चाहेगा ऐसी कंपनी के शेयर ले लेना जिसपे डिविडेंड मिल रहा है। और यदि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, काफी समय हो गया है, कंटिन्यूस 2 या 3 साल हो गए कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो फिर ऐसी स्थिति में शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं। तो यदि लाभांश घोषित किया जाना है, डिविडेंड डिक्लेरेशन होना है आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में, ये सूचना एक ऐसी सूचना है जो यदि समय से पूर्व बाजार में जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये डेफिनेटली कुछ लोगों के द्वारा अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाएगी। हाँ, जब ये बाजार में जाएगी, जब सबको पता चलेगा कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर के भाव में बढ़ोतरी आएगी, बाजार उठने लग जाएगा उस कंपनी के लिए। ठीक है, समझ रहे हो इतना? फिर देखो अगला पॉइंट कह रहे हैं, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स की मैनेजरल पर्सनल। कैपिटल स्ट्रक्चर बदल रहा है, फर्दर इश्यू ला रहे हैं, प्रेफरेंशियल इश्यू ला रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं। ये सब वो चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं यदि ये सूचनाएं बाहर जाती हैं तो शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है। भाई अगर कंपनी फर्दर इश्यू ला रही है और कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, स्टॉक मार्केट पे हमेशा वो टॉप 100 या 200 या 500 एंटिटीज में आती रही है, तो डेफिनेट सी बात है ना यार कि उस कंपनी के शेयर सब खरीदना चाहते हैं, सब खरीदना चाहते हैं, है ना। जब भाई की पिक्चरें आती हैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फर्स्ट डे सेकंड शो या थर्ड शो ऐसे देखने की होड़ सी मच जाती है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई की पिक्चर है। किसी नए हीरो हीरोइन की पिक्चर आती है तो थोड़ी ना इतना उस पर रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का, जब तक वो हीरो हीरोइन स्टैब्लिश नहीं हो जाता। तो कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, और फिर ऐसी कंपनी में यदि फर्दर इश्यूज आ रहे हैं या वो राइट्स इश्यू ला रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है, शेयर प्राइसेस पे बढ़ोतरी होना तो लाजमी है। और डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन यूपीएसआई है। ठीक। केएमपी में बदलाव आना, की मैनेजरल पर्सनल सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनी एक्ट। केएमपी कंपनी में केएमपी होता है, इसीलिए तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। की मैनेजरल पर्सनल, यदि कोई ताला पड़ा हुआ है तो क्या उस ताले को बिना उसकी सही चाबी के खोल सकते? नहीं। तो वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए सही, उचित, योग्य पर्सनल यानी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते, और अगर इनमें कोई चेंज या फेरबदल होगा तो सीधा सीधा इंपैक्ट कंपनी की सिक्योरिटी प्राइस पे पड़ेगा, सीधा सीधा इंपैक्ट, है ना। मानिए कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिजाइन कर दे रहा है ऑल ऑफ अ सडन, अब डेफिनेट सी बात है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास कंपनी का सब्सटैंशियल मैनेजमेंट होता है, कंपनी का पूरा दारमदार उसके हाथ में होता है। नाव चलाने वाला जो नाविक है, यदि वो ही नाव चलाने वाले डंडे को साइड में रख दे और बोले भैया मैं तो नहीं चला रहा, बैठ गया, मैं तो, मेरा तो मन नहीं हो रहा है यार, मैं तो बैठ जाता हूं ऐसे, अगर वो ऐसा करेगा तो जो सवार बैठे हुए हैं वो तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे ना, और इधर उधर देखने लगेंगे कि आसपास किनारा है तो हम तो निकल के भागे। की मैनेजरल पर्सनल यदि रिजाइन कर देगा तो जो शेयर होल्डर है वो भी तो डर जाएंगे और घबरा जाएंगे ना कि भैया की मैनेजरल पर्सनल ने रिजाइन क्यों कर दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिजाइन क्यों कर दिया। तो यदि ऐसे कोई चेंजेस आ जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है शेयर प्राइसेस या सिक्योरिटी प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा, इसीलिए ये भी एक यूपीएस है। समझ रहे हो? ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कहता है मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशंस, लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, एक्सपेंशन प्लान, ये सब भी वो चीजें हैं जिससे कि कंपनीज के शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है। मर्जर्स मतलब कंपनीज का कंबाइन होना, हीरो होंडा मर्ज हुए थे, फिर वो डीमर्ज हो गए, हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया। अमालगमेशंस, मारुति और सुजुकी का अमालगमेशन हुआ था। एक्वाइजिशन का मतलब होता है अक्वायर करना, या लिख देती हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में, अक्वायर, या अक्वायर के बजाय आप परचेज भी बोल सकते हो, और ज्यादा आसान वर्ड है। परचेज करना, तो शेयर परचेज करना,
लिस्टिंग करवाना, टेक ओवर्स होना, डी लिस्टिंग होना, कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन प्लान, ये सब वो चीजें हैं बच्चों जो उसके शेयर या सिक्योरिटी प्राइसेस पर सीधा सीधा इंपैक्ट डालती है. And that's why all these are the examples of unpublished price sensitive informations. Unpublished मतलब जो प्रकाशित नहीं है, और जो जब प्रकाशित होगी तो मूल्य पर, प्राइस पर मटेरियल इंपैक्ट डालेगी. That's it. इन सब के अलावा any other material events in accordance with the listing obligation, यानी लिस्टिंग के जो भी उत्तरदायित्व हैं, लिस्टिंग की जो कंडीशंस है, उन सब के नजरिए से कोई भी मटेरियल इवेंट हो रहा है, बड़ी घटना हो रही है, तो वो कंपनी में यूपीएसआई मानी जाएगी. समझ रहे हैं? इतना क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ये ठीक है. अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इनसाइडर, कनेक्टेड, डीम्ड टू बी कनेक्टेड एंड ट्रेडिंग. ठीक है. अब एक छोटी सी इक्वेशन आपको बना करके बता देती हूं ताकि आप इनसाइडर ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखें. देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग जनरल मीनिंग तो आपको क्लियर है. इनसाइडर के द्वारा करी जाने वाली ट्रेडिंग फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग. ठीक है. अब इनसाइडर में कौन आता है बच्चों? तो कनेक्टेड पर्सन प्लस डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन. ठीक है, जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या हो सकती है. ठीक, तो कनेक्टेड पर्सन या डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन का होना जरूरी है. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कनेक्टेड पर्सन या डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है, ये जो ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो यूपीएसआई पे ट्रेडिंग कर रहा है, तब जाकर के इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है. यानी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग व्हाट वी नीड इज इनसाइडर प्लस यूपीएसआई. यदि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ट्रेडिंग हुई है बट करने वाला इनसाइडर की परिभाषा में नहीं आ रहा है, तो भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है. और यदि करने वाला जो है वो इनसाइडर है बट इंफॉर्मेशन ही यूपीएसआई नहीं है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का की भैया, है ना. अगर इनसाइडर है और यूपीएसआई नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी. ठीक है. या फिर अगर मान लो यूपीएसआई है बट इनसाइडर ही नहीं है, तो भी ऐसी स्थिति में इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी. यानी इनसाइडर ट्रेडिंग होने के लिए इनसाइडर होना भी जरूरी है और यूपीएसआई होना भी जरूरी है. इनसाइडर में कौन आता है तो वो आप पढ़ लिए, कनेक्टेड पर्सन, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, वहां रिलेटिव्स भी है. और यूपीएसआई में क्या आता है ये भी आप पढ़ लिए. So for insider trading to take place, there should be an insider and there should be trading on UPSI. If there is no trading on UPSI, just normal information, so even if the person is insider, it is not insider trading. If there is no UPSI, then there is no insider trading का question. Insider trading का question तब आएगा जब UPSI है और उस पर insider ने trading कर ली है. अगर insider नहीं है और UPSI है तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है. यूपीएसआई ही नहीं है, भले ही इनसाइडर हो, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है. समझ गए हैं? ये समझ गए हैं ना? ये क्लियर हो गया है ना ये कंसेप्ट? ठीक, चलो अब जो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो अब अपन बढ़ चलते हैं अपने रेगुलेशंस की तरफ. सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन अपन को पढ़ना है. और ये सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस की कैटेगरी में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशंस फॉर द डे हमें पढ़ना है, वो ये आपके सामने स्क्रीन पर है. रेगुलेशन नंबर 3 दैट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई. कम्युनिकेशन जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है. प्रोक्योरमेंट का साधारण हिंदी शब्द अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना या करवाना, दोनों में से कुछ भी. प्राप्त करना या करवाना. आपने मुझे दिया, प्राप्त करवाया, मैंने आपको दिया, आपको प्राप्त करवाया. तो और या तो मेरे पास खुद के पास है तो प्राप्त करना. So it's like communication or procurement of unpublished price sensitive information के संबंध में सबसे पहले आता है रेगुलेशन 3. ठीक है. तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में दियूं बच्चों में ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस ध्यान से सुनते चलते जाना. रेगुलेशन 3 आपसे ये कहता है
कि नो पर्सन शैल, नो पर्सन, कोई भी नहीं, और जब हम शैल बोलते हैं उसका मतलब होता है कंपल्सरीली, मस्ट, नो पर्सन शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड, अलाउ एक्सेस टू एनी यूपीएसआई, कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस टू एनी यूपीएसआई, और प्रोक्योर फ्रॉम, किसी और से प्राप्त करना, और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एनी इनसाइडर ऑफ एनी यूपीएसआई। 5 गतिविधियां हैं जिसको हमने यहां पर हाईलाइट करा है बच्चों। कोई भी व्यक्ति ना तो कम्युनिकेट करेगा, ना प्रोवाइड करेगा, ना एक्सेस अलाउ करेगा किसी यूपीएसआई को, किसी दूसरे व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति ना तो कम्युनिकेट करेगा, ना तो प्रोवाइड कराएगा, और ना ही पहुंच मुहैया कराएगा, एक्सेस अलाउ कराएगा किसी यूपीएसआई तक, किसी दूसरे व्यक्ति को। ना किसी से प्रोक्योर करेगा यानी प्राप्त करेगा, और ना ही कम्युनिकेशन करवाएगा बाय एनी इनसाइडर ऑफ एनी यूपीएसआई। ना तो खुद देगा, ना किसी से लेगा, ना तो खुद देगा, ना तो कम्युनिकेट करेगा, ना तो प्रोवाइड करेगा, ना तो एक्सेस अलाउ करेगा, और ना तो प्रोक्योर करेगा यानी प्राप्त करेगा या कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करेगा, बुलवाने की कोशिश करेगा किसी इनसाइडर से यूपीएसआई। ना तो खुद बताएगा, पहले पॉइंट में वो ना तो खुद बताएगा, ना तो देगा, और ना तो मुहैया कराएगा, एक्सेस अलाउ करेगा यूपीएसआई को, किसी दूसरे व्यक्ति को, और ना ही वो किसी इनसाइडर से प्राप्त करेगा या उसे कम्युनिकेट करवाएगा, बुलवाएगा किसी इनसाइडर से ऐसी इंफॉर्मेशन को जो यूपीएसआई है। कम्युनिकेट, प्रोवाइड, अलाउ एक्सेस, or procure form or cause the communication of any UPSI by any insider। शुरू के पहले पॉइंट में वो खुद कर रहा है, और नीचे के 2 पॉइंट में वो किसी और से करवा रहा है, किसी और से करवा रहा है। एग्जाम्पल दे दूं क्या आपको? चलो एग्जाम्पल ले लो और समझ लो। ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। अब राम, रेगुलेशन 3 की लैंग्वेज में नो पर्सन शैल, Ram is the main person over here in this example. Neither Ram will communicate, है ना, राम कम्युनिकेट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्सेस अलाउ भी नहीं करेगा, है ना। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन का जो कि क्या है बच्चों, यूपीएसआई है, ठीक है। तो राम कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्सेस अलाउ नहीं करेगा शाम को किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि यूपीएसआई है। ये पहले पॉइंट में हो गया। दूसरे और तीसरे पॉइंट में हमसे क्या कह रहे हैं, वो प्रोक्योर भी नहीं करेगा यानी प्राप्त भी नहीं करेगा, प्रोक्योर फ्रॉम या कॉज कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी इनसाइडर ऑफ यूपीएसआई। पहले में ना तो वो शाम को बताएगा, और बचे हुए 2 में ना तो वो किसी दूसरे इनसाइडर से प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगर मान लो शाम इनसाइडर है, ठीक है, अगर मान लो शाम इनसाइडर है तो वो शाम से इन इंफॉर्मेशंस को प्रोक्योर नहीं करेगा या उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए शाम को फोर्स नहीं करेगा, कॉज कम्युनिकेशन, फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गए क्या सारे पॉइंट? ना करना है, ना देना है, ना अलाउ करना है, ना प्राप्त करना है, ना उगलवाना है, बुलवाना है, ठीक है। क्या भैया? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये तो क्लियर है ना आपको, ठीक है। क्या नहीं बोलना है या देना है या उगलवाना है या बुलवाना है? यूपीएसआई। यूपीएसआई डेफिनेटली किसके संबंध में होती है? तो कंपनी या उसकी सिक्योरिटीज के संबंध में होती है, तो हमने यूपीएसआई की परिभाषा में ही पढ़ा। सो रिलेटिंग टू द कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज, भले ही वो लिस्टेड हो या प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड हो, यानी लिस्टिंग के लिए जा रही हूं, प्रपोज टू बी लिस्टेड यानी लिस्ट होने वाली है ना, है ना। जैसे ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, तो ब्राइड टू बी मतलब होने वाली है, ग्रूम टू बी मतलब होने वाला है, ऐसे प्रपोज टू बी लिस्टेड यानी होने वाली है, लिस्टेड, ठीक। तो ये 5 एक्टिविटीज नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या उसकी सिक्योरिटीज के संबंध में, except we have an exception over here, except in furtherance of legitimate business purposes। furtherance यानी आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना किसी legitimate लीगल बिजनेस पर्पस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए, या लीगल ऑब्लिगेशन के डिस्चार्ज के लिए,
ठीक है, समझ रहे हैं क्या इतना? ठीक, नो पर्सन शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस टू एनी यूपीएसआई, यानी अगर वो खुद इनसाइडर है तो फिर ऐसी स्थिति में वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को यूपीएसआई को ना तो कम्युनिकेट करेगा, ना देगा और ना ही एक्सेस अलाउ करेगा। यदि वो खुद इनसाइडर नहीं है तो किसी इनसाइडर से यूपीएसआई को ना तो वो प्रोक्योर करेगा और ना ही उससे उसे कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करेगा। वो यूपीएसआई जो कि कंपनी से या उसकी सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, एक्सेप्ट in order to perform legitimate purposes, furtherance of legitimate purposes, या परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन ड्यूटीज और डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तीन चीजें हैं जिसमें एक्सेप्शन है, समझ रहे हैं? यहाँ लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस का मीनिंग भी मैंने दिया है आपको, ये देखिए लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस का मतलब क्या होता है। तो लेजिटिमेट पर्पस मींस शेयरिंग ऑफ द यूपीएसआई इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस by an insider with the partners, collaborators, lenders, customers, supplier, merchant banker, legal advisor, auditor, insolvency professionals or other advisors or consultants. मतलब day to day business में you are just talking about that information. You're just discussing that information with any of your business partner or your advisor or any professional, any intermediary, provided that such sharing has not been carried out to evade or circumvent the prohibitions of these regulations. Provided that, subject to the condition कि आपने ये शेयरिंग इस रेगुलेशन के किसी प्रावधान को फॉलो नहीं करने के उद्देश्य से ना कराओ। आप जानबूझ करके नियमों का उल्लंघन करने के लिए अगर ये शेयरिंग कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में भले ही ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ हो, भले ही ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ हो, वो चीज यहां पे लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। तो लेजिटिमेट का मतलब है समथिंग दैट इज लीगल, वैलिड एंड जेन्युइन। और वो कब होगा भैया? जब आप यूपीएसआई की शेयरिंग करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। जैसे मान लो भाई कंपनी सेक्रेटरी अपने आर्टिकल को बता रहा है कि कंपनी राइट्स इश्यू लेकर के आने वाली है और जो रेशियो डिसाइड करा है वो 10:2 का करा है। अब राइट्स इश्यू से संबंधित इंफॉर्मेशन यूपीएसआई आर्टिकल को बताया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बताया गया, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड हैंडलिंग द डॉक्यूमेंटेशन टास्क। तो अब अगर कंपनी सेक्रेटरी ने या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन चीजों को आर्टिकल्स के साथ शेयर करा या लिस्टिंग की कुछ कंडीशंस को पूरा करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सूचनाएं मर्चेंट बैंकर को बताते हैं या अपने लीगल एडवाइजर को बता रहे हैं, ऑडिटर से उसकी व्यूज मांग रहे हैं, तो ये सब शेयरिंग जो है ये कम्युनिकेशन रेगुलेशन 3 में नहीं आता है, उस पर प्रोहिबिशन नहीं है, ये लेजिटिमेट है, ये परमिटेड है ना। हम एक्सेप्ट बोल रहे हैं ना, एक्सेप्ट इन फर्दरेंस, तो लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट है, इस पर्पस से कर सकते हो। अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अगर आपको ये शेयरिंग करना है तो कर सकते हो, यूपीएसआई की शेयरिंग। कोई लीगल ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए राइट्स इशू लाने के पहले स्टॉक एक्सचेंज को राइट्स इशू का लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ता है। अब ये लेटर ऑफ ऑफर आप स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स को दे रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी हो रहा है कि आप रेगुलेशन 3 का ब्रिच कर रहे हो, इस रेगुलेशन के प्रोविजन को इवेड कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसका पालन नहीं करने का प्रयास कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आप पालन कर रहे हो, आप पूरा पूरा पालन कर रहे हो। ये तो सिर्फ ऑब्लिगेशन है जिसे पूरा करना है, जिसके चलते आप ये शेयरिंग कर रहे हो। तो अमूमन तो आपको ये शेयरिंग करना ही नहीं है, भले ही आप इनसाइडर हो चाहे ना। इनसाइडर अगर आप हैं तो ना तो आप कम्युनिकेट करेंगे, ना प्रोवाइड करेंगे, ना आप एक्सेस अलाउ करेंगे। इनसाइडर नहीं है तो किसी दूसरे इनसाइडर से प्रोक्योर भी नहीं करेंगे और ना ही उसे कम्युनिकेट करने के लिए फोर्स करेंगे किसी भी यूपीएसआई। हाँ, यदि वो किसी लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस से है, अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस के लिए है या कोई लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, तो ये सब वैलिड है, ये सब जायज है, ये चल जाएगा, आप ये कर सकते हैं। ओके, समझ गए हैं रेगुलेशन 3 का मेजर पॉइंट, मेजर खत्म हो गया यहाँ। अब एक और पॉइंट यहां पर आ रहा है, 2-3 और हैं उसके भी नीचे। ये देखो, ये जो बीच में गोले के आगे वाला पॉइंट है जिसे मैं ब्लू से अंडरलाइन करूंगी अब आपके सामने। लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना एक पॉलिसी बनानी पड़ती है
एक पॉलिसी ये बनाते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, कि कौन सा पर्पस लेजिटिमेट है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या जायज है, क्या सही है, क्या लीगल है, क्या इनवैलिड है, ये डिटरमाइन हम कैसे करेंगे। ये डिटरमाइन करने के लिए कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पॉलिसी बनाते हैं, जो कि उसके कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कॉन्डक्ट जो रेगुलेशन 8 में बनता है का हिस्सा बनते हैं। अब ये रेगुलेशन आगे आना है भैया, इस चैप्टर में गिने चुने रेगुलेशन पढ़ना है, बट सब इंपॉर्टेंट है और सब पे क्वेश्चन आते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ मेजर ही है बस, बट पढ़ना सब है और क्वेश्चन सब पर आ सकता है। बहुत बहुत टेक्निकल लैंग्वेज, बट सीधी सी लैंग्वेज है। यहाँ पर टेक्निकल है, आई विल अग्री, बट सीधी सी लैंग्वेज है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या आप? पॉइंट अपना क्या हो गया है, एक्सेप्शन अपना क्या हो गया है, और एक पॉलिसी की चीज आ गई। अब कुछ और आता है इसमें आगे, मैं रिवाइज कराऊंगी बच्चों पूरा, हाँ अपन करेंगे रिवाइज, बट पहले जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको एक साथ पढ़ ले, रेगुलेशन कंप्लीट कर ले, फिर रिवीजन पर आएंगे। अगला पॉइंट जो यहाँ आपके सामने दिया गया है वो ये कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जैसे एमडी या चेयरमैन है, वो ना एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू हैंडल यूपीएसआई के संबंध में एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस बनाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन required to handle the UPSI shall ensure a structured digital database। हर कंपनी बनाएगी जो लिस्टेड होती है स्पेशली एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, जिसमें वो ये बताती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन यूपीएसआई है, कब किस इंफॉर्मेशन को यूपीएसआई बोलोगे, और उन लोगों का नाम who have shared the information and the name of such persons with whom the information is shared। भाई 3 चीजें बताना है, मेरी कंपनी में यूपीएसआई क्या है, कौन कौन वो लोग हैं जिन्हें यूपीएसआई पता है होती है, और कौन कौन वो लोग हैं जिनके साथ ये यूपीएसआई शेयर करी जाती है। ये 3 चीजें मुझे अपने स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस में बनानी होती हैं। ठीक है, क्या क्या 3 चीजें होती है, लिखूं क्या आपके लिए मैं यहाँ पर, चलो लिख करके बता देती हूँ आपको। 3 चीजें मेरे को लिखनी होती है मेरे स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस एसडीडी में। सबसे पहले नेचर ऑफ यूपीएसआई, इसमें मैं बताती हूँ वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं जो कि यूपीएसआई होती है, सबकी एक लिस्ट बना दूंगी मैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी नेम ऑफ पर्सन हु हैंडल्स यूपीएसआई, हर वो व्यक्ति जिसके पास ये यूपीएसआई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, उन सब का नाम बताऊंगी। और तीसरे कॉलम में नेम of persons with whom UPSI is shared, वो लोग जिनके साथ हम यूपीएसआई को शेयर कर रहे हैं, इनका भी नाम, तो सबकी डिटेल आ जाएगी इसमें। ठीक है, समझ गए इतना? चलो अब आगे आओ, क्या कहा गया है इसमें अपने को, कि अब इसमें आपको ये जो डिटेल आप रख रहे हैं ना हर एक व्यक्ति की जिसके पास यूपीएसआई है और जिसके साथ वो शेयर हो रही है, उसका आपको परमानेंट अकाउंट नंबर भी अपने पास रखना है, या ऐसा कोई भी दूसरा आइडेंटिफिकेशन नंबर जो किसी लॉ में ऑथराइज्ड है, जैसे आप आधार भी रख सकते हैं, बट पैन हमेशा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, ये डेटाबेस कभी भी आउटसोर्स नहीं होता है, किसी और को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है मेरा काम मेरे बदले आप कर, बट लिस्टेड कंपनीज में ये एसडीडी यानी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस जो मेंटेन करना है, ये जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ये काम आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको इसको इंटरनली ही मेंटेन करना है और प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम्स और चेक्स के साथ मेंटेन करना है, जिससे कि ये कभी लीक ना हो, प्लस आपने इसमें कब एंट्री डाली है उसका प्रॉपर टाइम स्टाम्प आ जाए, प्रॉपर उसकी चेकिंग हो सके, जिससे कि इसके साथ कभी कोई छेड़छाड़ या टैंपरिंग ना हो। डिटेल्स बदल दी तो मेरा नाम डला हुआ था पर्सन्स हु हैंडल यूपीएसआई, और मैंने जाके कंपनी के कंप्यूटर में से रात को चोरी छिपे जा करके हटा दिया अपना नाम, गई मैं कंपनी में चोरी छुपे चली गई मैं, और गार्ड तक का भी नजर नहीं गई और जाकर अपना नाम हटाए, ताकि ये सब टैंपरिंग ना हो, ताकि ये सारी चीजें ना हो। इसके लिए हमें प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और चेक रखने होते हैं,
जिस टाइम पर एंट्री करी जाती है वो टाइम आ जाना चाहिए। टाइम स्टैंपिंग का मतलब वही होता है, जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस और कैमरास में जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उनमें एक ऑप्शन रहता है ना कि डेट और टाइम आ जाता है, किस डेट और टाइम पर वो पिक्चर क्लिक करा गया है। तो उससे आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि ये मेमोरी मैंने कब कैप्चर करी थी, यू गेट अ प्रूफ टू इट। वैसे ही यहाँ पर टाइम स्टैंपिंग होती है। मिनट्स जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो भी ऐसी टाइम स्टैम्प से मेंटेन होते हैं, तो इससे प्रूफ रहते हैं। समय समय पर हम उनको ऑडिट ट्रायल्स में चेक करते रहते हैं ताकि टैंपरिंग ना हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका ये स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस इंटरनली मेंटेन होगा, प्रॉपर टाइम स्टैम्प के साथ मेंटेन होगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं क्या इतना? आगे देखो, एक और पॉइंट जो आपके सामने वो क्या कहता है कि हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो हेड होते हैं ऑफ एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू हैंडल यूपीएसआई शैल ऑल्सो इंश्योर्ड कि ये जो डिजिटल डेटाबेस आपका है इसे आप कम से कम 8 साल के लिए प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। It shall be maintained, preserved for at least 8 years after the completion of relevant transaction. और यदि बोर्ड को ये सूचना मिली है कि किसी ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इन्फोर्समेंट में है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उस समय का जो एसजीडी यानी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस है उसे तब तक मेंटेन करना है जब तक वो प्रोसीडिंग्स चल रही है। कोई लीगल केस आ सकता है ना, ठीक है। तो पॉइंट तो छोटे ही है दो अपने, एसजीडी मेंटेन करना है। 3 डिटेल्स जाएंगी, नेचर ऑफ यूपीएसआई, ये थी अपनी 3 डिटेल्स, नेचर ऑफ यूपीएसआई, नेम ऑफ पर्सन हु हैंडल्स यूपीएसआई, साथ में उसका पैन भी आता है यहाँ पर, और पर्संस हु विथ हुम वी शेयर द यूपीएसआई। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ होंगी ये सारी चीजें, ये अपने को ध्यान रखना है कितने समय एंट्री करी, हर एक एंट्री, सबका टाइम स्टैम्प, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, नो आउटसोर्सिंग, और एटलीस्ट 8 ईयर्स के लिए हमको इनको प्रिजर्व करना है। जो भी एंट्री इसमें ही है उस एंट्री से अगले 8 साल तक के लिए उतना डेटाबेस मेंटेन होगा। हाँ, यदि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी अथॉरिटी का या कोई प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स एग्जिस्टेंस में, एनफोर्समेंट में, तो फिर ऐसी स्थिति में जब तक वो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको इस स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस को मेंटेन करना है। समझ गए हैं क्या? इतना क्लियर हो गया है ये? क्योंकि अब इस रेगुलेशन का लास्ट पार्ट आ रहा है। एक पढ़ लिया मेजर, दूसरा पढ़ लिया सेकेंडरी, तीसरा एक और एक्सेप्शन है, बस वो आ रहा है। समझ गए हैं ना यहां तक आप? चलो आ जाओ फिर लास्ट पार्ट पर आ जाओ। बस देखो, लास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये खत्म फिर नीचे, इसके बाद तो चौथा आ जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट पार्ट आपसे ये कहता है कि ऊपर दिए गए रेगुलेशन के जो पॉइंट्स हैं, दीज रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन कनेक्शन विद एनी ट्रांजैक्शन जिसमें यूपीएसआई का कम्युनिकेशन या एक्सेस या प्रोक्योरमेंट फॉलोइंग 2 पर्पस से हुआ। यानी वो जो लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज या डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस है ना, उसके अलावा उसके लिए होता है, तो हम इस चीज को गलत मानते ही नहीं है ना, कम्युनिकेशन गलत है ही नहीं वो चीज तो। बट ये दो भी एक्सेप्शन, सेकेंडरी एक्सेप्शन क्या है मैम ये एक्सेप्शन? पहला, यदि आपने यूपीएसआई को कम्युनिकेट करा है या फिर एक्सेस अलाउ करा है या प्रोक्योर करा है, पूरी 5 चीजें, कम्युनिकेट करा है, प्रोवाइड करा है, एक्सेस अलाउ करा है, प्रोक्योर फ्रॉम करा है, या कॉज द कम्युनिकेशन बाय एनी इनसाइडर करा है, फॉर द पर्पस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन जो टेक ओवर रेगुलेशन में आती है टू मेक एन ओपन ऑफर, तो ये चीज परमिसेबल। अब बच्चों, टेक ओवर रेगुलेशंस एक सेपरेट सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं सेबी के, जिसमें जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो समय समय पर उसे अलग अलग ऑफर्स देने पड़ते हैं, और उन ऑफर्स को हम यहां पर ओपन ऑफर कहते हैं। तो यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स अक्वायर करे थे इस टेक ओवर रेगुलेशन के अंतर्गत, और वहां जो आपको ऑफर देना था वो ऑफर देने के चलते यदि आपने कोई यूपीएसआई कम्युनिकेट करी है उस ऑफर में कोई यूपीएसआई यदि कम्युनिकेट हुई है, प्रोक्योर हुई है, प्रोवाइड करी गई है, एक्सेस अलाउ हुआ है अगर उसका, तो वो परमिसिबल है।
ठीक है, क्या कह रही हूं मैं कि यदि आपने टेक ओवर रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाले ओपन ऑफर में यदि किसी यूपीएसआई को कम्युनिकेट करा है, प्रोवाइड करा है, एक्सेस अलाउ करा है, प्रोक्योर फ्रॉम एन इनसाइडर या कॉज द कम्युनिकेशन फ्रॉम एन इनसाइडर करा है, तो ये परमिसिबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे कि भाई भले ही ये टेक ओवर रेगुलेशन के ऑब्लिगेशन के अंतर्गत नहीं आई हो, ऊपर तो अगर आती है तो वो चीज तो परमिटेड है, पर भले ही इवन इफ इट इज नॉट अट्रैक्टेड एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, बट इसके संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सूचना मिल चुकी है, सूचना नहीं, अनुमति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंसेंट दे दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस कार्य को करने के लिए अनुमति दे दी है कि ये करा जा सकता है बिकॉज इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो इंफॉर्मेशन या यूपीएसआई है इसे हमने ऑलरेडी जनरली अवेलेबल कर दिया है, डिसेमिनेट कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है टू ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजैक्शन। फिर से बोलती हूँ, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन में यूपीएसआई बताई जा रही है, बट ये बताए जाने के 2 ट्रेडिंग डेज पहले, ट्रेडिंग डेज सैटरडे संडे ट्रेडिंग नहीं होता है, तो अगर ट्रांजैक्शन मंडे होना है तो वेडनेसडे तक वो चीज जो है वो पब्लिकली बता दी गई। अब भाई कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली बता दी तो वो तो यूपीएसआई नहीं बची ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंसेंट दे दी क्योंकि वो कंपनी के इंटरेस्ट में है। और हमने क्या करा है, हमने उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दिया है। डिसेमिनेट का मतलब ये मैं यहां लिख देती हूं, डिसेमिनेट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पब्लिक को बता दिया है, पब्लिक को इंटीमेट कर दिया है ट्रांजैक्शन होने से 2 ट्रेडिंग डेज पहले, तो वो यूपीएसआई नहीं बची ना बच्चों। और जब वो यूपीएसआई ही नहीं बचती है, ये अभी तो अपन ने ये वाला इक्वेशन पढ़ा था कि अगर वो चीज यूपीएसआई ही नहीं बचती है तो इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होगा। समझ गए? इतना क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट भी? ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करके बोल लेते हैं अपन कि भाई यदि कोई कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, एक्सेस अलाउ करना, प्रोक्योर करना या कम्युनिकेशन कॉज करना हुआ है यूपीएसआई का, बट पहला पॉइंट एज अ पार्ट ऑफ टेक ओवर ऑब्लिगेशन में ओपन ऑफर के चलते हुआ है, तो वो चीज गलत नहीं है, ये रेगुलेशन नहीं लगेगा, आप कर सकते हो, परमिटेड। या भले वो टेक ओवर ऑब्लिगेशन में ना हो, बट बोर्ड हैव कंसेंटेड एज इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजैक्शन हमने उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिसेमिनेट कर दिया है, ओपन कर दिया है, जनता को बता दिया है। तो जब जनता को ही बता दिया है तो वो इंफॉर्मेशन यूं भी पब्लिक में पहुंच चुकी है, आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हम उस ट्रांजैक्शन को रेगुलेशन 3 के अगेंस्ट करा गया ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ रेगुलेशन 3 ही मानेंगे। समझ गए हैं? क्लियर है? बिफोर वी मूव ऑन टू द रिविजन ऑफ दिस रेगुलेशन, लास्ट पैराग्राफ फॉर यू ऑन द स्क्रीन। और क्या है ये लास्ट पैराग्राफ? द अबव एक्सेप्शंस आर अलाउड प्रोवाइडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन टेक ओवर फॉर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द यूपीएसआई एंड दैट द अदर पार्टी विल नॉट ट्रेड इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। तो वो अग्रीमेंट डेफिनेटली कर लिया जाता है, दोनों पक्षों को अपने अपने एंड पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखना है कि आपके पास जो यूपीएसआई है आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपका पूरा रेगुलेशन नंबर 3 है। अब इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर बाद में रेगुलेशन 4 पर जाएं तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बच्चों, चलो आओ देखो। रेगुलेशन 3 इज अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट हमसे ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल कम्युनिकेट, provide or allow access or procure from or cause the communication by any insider of UPSI in relation to the company or its securities, whether listed or proposed to be listed, except for any legitimate business purpose or performance of duties or discharge of obligations under any law.
लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस को आप भी रिवाइज करना है। मेरा कंसेप्ट पक्का नहीं करना है मेरे को बार बार रिवाइज करके, आप मन में रिवाइज करते जाना, आपका कंसेप्ट भी पक्का होता जाएगा। लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी गई यूपीएसआई की वो शेयरिंग जिस शेयरिंग को करने में रेगुलेशन 3 का ब्रीच नहीं होता है और जो सामान्यतः इन लोगों के साथ करी जाती है। आप इस शेयरिंग को करते समय ऐसा कोई उद्देश्य लेके नहीं चल रहे हो, ऐसा कोई इंटेंशन लेके नहीं चल रहे हो कि आप रेगुलेशन 3 का नॉन कंप्लायंस करना चाहते हो, तो फिर हम उस चीज को वैलिड मानते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया था? ये मेन पॉइंट था आपका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस जो रहते हैं इसे डिफाइन करने के लिए एक पूरी पॉलिसी बनानी होती है जो रेगुलेशन 8 के अंतर्गत आने वाले कोड में आती है। अब रेगुलेशन 8 के कोड में क्या आता है वो आप तब पढ़ना जब रेगुलेशन 8 आए। तो ये तो एक पूरा पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस पर आधारित था और ये कहता था कि हर लिस्टेड कंपनी को अपना एक, कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस यानी एसडीडी मेंटेन करना है, जिसमें नेचर ऑफ यूपीएसआई आएंगी यानी हर वो इंफॉर्मेशन जो यूपीएसआई उसकी लिस्ट, फिर उसके बाद एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द यूपीएसआई इन द ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम, एंड एवरी पर्सन विथ हुम द इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड उसका नाम, प्लस इन लोगों का पान परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्रेफरेबल हमेशा पान है। इंटरनली मेंटेन होगा, आउटसोर्स कभी भी नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल चेक्स के साथ होगा टू इंश्योर कि आप एडिक्वेट टाइम स्टैंपिंग और ऑडिट ट्रायल्स के थ्रू इसे मेंटेन करें ताकि इसकी टैंपरिंग ना हो, इस स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस की टैंपरिंग ना हो। इसी का दूसरा पॉइंट ये था कि आपको इस एसडीडी को कम से कम 8 साल तक प्रिजर्व करना है। हाँ, यदि किसी तरह का कोई लिटिगेशन या कोई प्रोसीडिंग एनफोर्स हो जाती है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो फिर उससे संबंधित जो एसडीडी है, उस दौरान का जो एसडीडी है वो तब तक मेंटेन होगा जब तक कि वो प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती। इतना पूरा क्लियर हो गया आप सबको? तीसरे पार्ट में, लास्ट पार्ट में एक्सेप्शन आए रेगुलेशन 3 के और ये कहा गया कि ये रेगुलेशंस वहां अप्लीकेबल नहीं होंगे जहां यूपीएसआई कम्युनिकेट, प्रोवाइड या प्रोक्योर करी जाती है एज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अंडर टेक ओवर रेगुलेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, एज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अंडर टेक ओवर रेगुलेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, और even if it is not a part of such kind of a takeover obligation, but it is being consented or approved or permitted by the board of directors as being in the best interest of the company, and it has been disseminated or intimated to the general public at least 2 trading days prior to the transaction. तो वो चीज परमिसिबल है और रेगुलेशन 3 का ब्रिच यानी नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गया है इतना सब लोगों को? समझ गए हैं क्या? रिवीजन करना है, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। करत करत अभ्यास तय जड़मति होए सुजान, यही कहते थे हमसे हमेशा विद्वान। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, so please make sure you practice revising this regulation at least 2 to 3 times to fit all the concepts in your mind. फिर अपने आप दिमाग में बैठेगा, आगे के सारे रेगुलेशन का लिंक भी जुड़ता जाएगा। ये रेगुलेशन यहाँ खत्म हुआ बच्चों, पर अब आगे आना है रेगुलेशन नंबर 4 पे, लेकिन उसके लिए हम अपने सेशन को आज यहीं पर रोकेंगे। आई डू नॉट वांट टू ओवरबर्डन कि एक ही दिन में फटफट सब पढ़ लें। इस सेशन को यहाँ रोकते हैं, इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं, आप अपना यहाँ तक का रिवीजन कर लो। रेगुलेशन 4, 5, 6, 7 और भी हैं, इन सब के साथ हम अपने अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सो आई विल सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।